नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आज आपको हम पीसीएस आरओ और एआरओ में जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत संक्षेपण और भावार्थ के गद्यांश आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए और साथ ही साथ सबसे अच्छे नंबर कैसे ले जाएं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि पीसीएस में दो चीजें होती हैं, संक्षेपण और भावार्थ। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ रहता है आपका शीर्षक ना, इसके भी नंबर होते हैं। तो संक्षेपण, भावार्थ और शीर्षक है ना। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि उसमें उस गद्यांश में कुछ लाइनें रेखांकित रहती हैं, अंडरलाइन रहती हैं, उनकी व्याख्या करनी रहती है ना। तो इसका तो हुआ कि जो रेखांकित अंश है ना, इस रेखांकित अंश की जो व्याख्या है ये भी एक हिस्सा होता है। तो ये चार तरह की चीजें आपके पहले पीसीएस में पहले दो सवालों में और जो आरओ और एआरओ का होता है इसमें भी इस तरह की चीजें आती हैं। तो संक्षेपण, भावार्थ, उसी के साथ साथ शीर्षक और जो रेखांकित अंश हैं, जो रेखांकित लाइनें हैं या वाक्यांश हैं ना, उनसे संबंधित व्याख्या। तो इन पर हम लोग जो बात करेंगे वो उसमें हम आपको तीन खास चीजें बताएंगे। पहली बात तो ये आपको समझना है कि वास्तव में संक्षेपण और भावार्थ में मूल अंतर क्या है, किस तरह से संक्षेपण और भावार्थ लिखे जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि किस तरह की ट्रिक हम अटेम्प्ट करें कि संक्षेपण और भावार्थ में हमको मैक्सिमम नंबर मिले। तो आते हैं हम लोग पहली बात पे कि भावार्थ और संक्षेपण ये दोनों सवाल क्यों आते हैं, आखिर दोनों में मूल अंतर क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो संक्षेपण होता है ये एक प्रकार से किसी भी गद्यांश को या जो कुछ भी अंश दिया हो, कभी कभी कविताओं का भी होता है, तो जो भी कुछ दिया हुआ है वस्तुतः उसका संक्षिप्तीकरण है, उसको संक्षेप में आपको लिखना होता है और इतने तटस्थ होकर के लिखना होता है कि आप जो कुछ भी है उसमें जितना अंश व्याख्या का है या पुनरुक्तियों का है या कुछ और उसको फैलाया गया है, सिर्फ उसको आप संक्षिप्त करते हैं, अपनी तरफ से या अपने भावों को या अपनी किसी तरह की चीजों को उसमें बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो संक्षेपण वास्तव में एक तरह से कह सकते हैं कि ये मूल चीज का उसके मूल स्वरूप के बनाए रखते हुए और उसको सिर्फ छोटा करना होता है। जबकि भावार्थ में आपको पूरे जो गद्यांश है उस गद्यांश के मूल भाव को उकेरना होता है। अब ध्यान रखना है आपको कि ये बिल्कुल ही भौतिक रूप से उसको संक्षिप्त करना है, जबकि इसमें उसके मूल भाव को उकेरना होता है। इसका मतलब हुआ कि संक्षेपण एक प्रकार से बाह्य संक्षिप्तीकरण है, जबकि जो भावार्थ है ये उस गद्यांश का जो आंतरिक मनोभाव है, उस लेखक के जो मूल भाव हैं, उन मनोविचारों को उकेरने का काम भावार्थ करता है। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण से आपको हम समझा दें तो और ज्यादा सरलता से आपको समझ में आ जाएगा कि संक्षेपण बिल्कुल उस तरह से होता है कि जैसे कोई एक पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको टिकट साइज में बनाना, उसको छोटा कर देना, वो उसी अनुपात में उसी रूप में सिर्फ छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें। जबकि भावार्थ वो एक प्रकार से आपको एक पोर्ट्रेट बनाना होता है, एक आपको तैलचित्र बनाना होता है भावार्थ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी फोटोग्राफ है उसी का सिर्फ पासपोर्ट साइज से टिकट साइज करना है, जबकि यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको पोर्ट्रेट बनाना है जिसमें कि आपका मूल जो जिसका भी आप अंकन कर रहे हैं उसका मूल चेहरा तो आएगा, लेकिन उसकी जो भावाभिव्यक्ति है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग दूसरी चीज पर आते हैं कि संक्षेपण या भावार्थ को हम किस ढंग से अटेम्प्ट करें, क्या चीजें उसमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शब्द सीमा। उसमें एक निश्चित प्रकार की क्रमबद्धता, स्पष्टता, सरलता और मानकता। यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो सरलता और मानकता है इसका संबंध भाषा से है, भाषा की सरलता और भाषा की मानकता। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं शब्द सीमा की। यहां पर फिर एक बार संक्षेपण और भावार्थ का अंतर सामने आएगा, क्योंकि संक्षेपण बहुत ही स्ट्रिक्टली ना 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए।
ये एग्जैक्टली एक तिहाई के अंदर, यानी यहां पर जो शब्द सीमा है उसका बहुत ही स्ट्रिक्टली अनुपालन किया जाता है, बहुत ही कठोरता से अनुपालन किया जाता है। शब्दानुशासन का पालन बहुत ही कठोरता से किया जाता है, किसमें? संक्षेपण में। जबकि भावार्थ में इतनी कठोरता नहीं दिखाई जाती। इसका मतलब हुआ कि वहां पर आप एक तिहाई से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि भावार्थ को लिखते समय आप जो अपनी शब्द सीमा है, इस शब्द सीमा को ऑलमोस्ट 40% तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तो 33.3% हुआ, तो ये कितना हो गया? 40%। ठीक है। अभी जैसे हमने आपको उस उदाहरण में समझाया था कि संक्षेपण क्या है? संक्षेपण सिर्फ टिकट साइज फोटो है पासपोर्ट की, जबकि भावार्थ वो आपका एक पोर्ट्रेट है। तो स्वाभाविक है कि पोर्ट्रेट बनाने में जो उसका मूल भाव है, भावाभिव्यक्ति करने में कुछ शब्द ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन संक्षेपण में इसका बहुत ही कड़ाई से पालन होता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि संक्षेपण में अगर शब्द ज्यादा होते हैं तो फिर वहां पे मार्क्स कटने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए शब्द सीमा का संक्षेपण में बहुत ही कठोरता से पालन होता है, जबकि भावार्थ में इसमें थोड़ी सी शिथिलता बरती जाती है। अगली बात आते हैं क्रमबद्धता। जो संक्षेपण होता है उसमें हर चीज क्रम से होनी चाहिए। जिस क्रम में गद्यांश में लिखा हुआ है उसी क्रम में उन भावों को, उन विचारों को उसी क्रम में आपको संक्षिप्त करते जाना है। क्रम चेंज करने का, क्रम बदलने का, क्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं होता है। अगर उसमें मुंह के बाद पैर लिखा है तो मुंह के बाद पैर ही लिखेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मुंह के बाद जो है वो ना गला आ जाएगा। जैसे जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको लिखना होता है। जबकि भावार्थ में आप इस प्रकार का जो हेरफेर है वो थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उसी का आनुपातिक रूप से कम करना नहीं है, बल्कि उसका जो लक्ष्य होता है वो मूल भावाभिव्यक्ति है। हो सकता है कि जो भाव की अभिव्यक्ति है वो निचली की कुछ पंक्तियों से हो रहा हो, तो आप उसको ऊपर ला के रख सकते हैं। तो सीधी सी बात यहां पर ध्यान रखना है कि क्रमबद्धता वो संक्षेपण, क्रमबद्धता और शब्द सीमा ये संक्षेपण के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जबकि भावार्थ के लिए यहां पर आपको शिथिल हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्पष्टता, सरलता और मानकता है ये संक्षेपण और भावार्थ दोनों में समान रूप से लागू होती है। स्पष्टता क्या? स्पष्टता जो भी उसमें मनोभाव हैं, जो विचार हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए, है ना। जैसे जो टिकट साइज फोटो है वो भी उतनी ही क्लियर हो जितनी कि पासपोर्ट साइज या पोस्ट कार्ड साइज फोटो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्टता वो दोनों का ही मूल तत्व है, दोनों में ही स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता खैर उन दोनों में क्या, कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी भी प्रकार की भाव अभिव्यक्त करते हैं, विचार अभिव्यक्त करते हैं, कोई आंसर लिखते हैं, हर जगह स्पष्टता तो जरूरी है। क्योंकि जब आप क्लियर ही नहीं होंगे तो सामने फिर कैसे आप क्लैरिटी दिखा पाएंगे, और जब आप क्लैरिटी नहीं दिखा पाएंगे तो वो जो आपका एग्जामिनर है या जो कुछ भी मूल्यांकन करने वाला है, पाठक है, कोई भी है, वो कैसे समझेगा आपकी बात को। तो स्पष्टता दोनों के लिए मूल तत्व है। फिर भाषाई सरलता और मानकता। अगर आपके दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं कि संक्षेपण है, वहां पर हम बहुत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करें, बहुत ही संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करें, तो ये कोई आवश्यक नहीं है ना। सरल भाषा में जो कुछ भी उसमें लिखा गया है उसको आप अपने सरल भाषा में अपने मन में तर्जुमा करके, उसका अनुवाद करके, उसको सरल भाषा में वही बात आप लिख सकते हैं, है ना। जितनी सरल भाषा में लिखेंगे उतना ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाषा ऐसी हो जो आसपास के जो भी शब्द हैं उनके साथ मैच कर रही हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि शुरू में और आखिर में जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस में बड़े सरल भाषा है और बीच में कोई बड़ा क्लिष्ट, है ना। तो इस तरह का काम नहीं करिएगा जो जहां पर आपको पैबंद जैसा लगे कि भाषा में पैबंद लगा हुआ है। वो चाहे रेशम में आप टाट लगाइए, चाहे टाट में रेशम लगाइए, पैबंद पैबंद होता है। तो सरलता ध्यान रखना है। दूसरी चीज है मानकता। मानकता यानी स्टैंडर्डाइजेशन। आप जो भी शब्द लिखें वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि वो क्षेत्रीय भाषा के ना हो, आपके इलाके में बोली जाने वाली भाषा के ना हो, ना, वो ऐसे हो जो एक सामान्य हिंदी की डिक्शनरी में उपलब्ध है, जो मानक कहे जाते हैं। जो भी शिक्षित वर्ग है जो हिंदी में अपना संलाप करता है वो वास्तव में उसी में अपना वाद संवाद करता हो। तो मानक शब्दों का प्रयोग दोनों में ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि संक्षेपण और भावार्थ में अंतर क्या है ना। ये उसका टिकट साइज है तो ये उसका पोर्ट्रेट है। दूसरी बात कि शब्द सीमा और क्रमबद्धता को लेकर के दोनों में फिर अंतर है
है ना। शब्द सीमा संक्षेपण में बहुत ही कड़ाई से अनुपालित होती है, जबकि भावार्थ में थोड़ी शिथिलता होती है। स्पष्टता, सरलता और मानकता ये दोनों में ही चाहिए होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से एक संक्षेपण या भावार्थ को लिखा जाए। यहां पर ध्यान रखना है कि हम थोड़े छोटे छोटे पार्ट में इसको काट करके हम आपको 5 भागों में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हर हिस्सा बहुत ही क्लियरिटी से आपके दिमाग में आए। सबसे पहले आपको संक्षेपण करना हो या भावार्थ करना हो, पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अगर एग्जामिनेशन पेपर में ये लिखा हुआ है कि आपको इतने शब्दों में संक्षेपण करना है, इतने शब्दों में भावार्थ लिखना है, तब तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आप उस गद्यांश को भली भांति और बहुत ही तेजी से उसकी शब्द गणना करेंगे, और शब्द गणना करके उसका 1/3 फिक्स कर लेंगे। यानी पहला काम यह है कि जब आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले शब्द से लगा करके अंतिम शब्द तक जल्दी से काउंट करिए, और काउंट करके उसका 1/3 कितना होता है इसको लिख दीजिए। क्योंकि बाद में आप ये काम करेंगे तो आपके एक अंदर क्लैरिटी नहीं रहेगी, और यह भी संभव है कि वहां पर ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर आपको शब्दों की जो सीमा है वो आगे पीछे हो जाए, कम ज्यादा हो जाए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं एक गद्यांश हम पढ़ दिया गया है जिसको हमको करना अटेम्प्ट करना है, उसको हमने तेजी से पढ़ा और वो 300 शब्दों का है, तो हमने तुरंत अपने पेपर में ही, क्योंकि ये लिख सकते हैं आप, तो अपने एग्जामिनेशन पेपर में ही 100/300 कर दीजिए। मतलब कि 300 शब्दों का ये गद्यांश है और 100 शब्दों में हमें करना है, और उसको तुरंत गोला कर दीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में ही। अब ये पहला काम आपका खत्म हुआ, शब्द गणना और शब्द सीमा का निर्धारण। ठीक है, अब दूसरे फेज पे आइए। पहला फेज क्लियर, दूसरे फेज पे आइए और बहुत ही ध्यान से, है ना, उसको आपको पढ़ना है। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसा हमने कहा कि बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ते समय ही हमेशा कोशिश करिए कि आप उसमें से जो एक मूल भाव निकल रहा हो, जिस चीज पर वो पूरा गद्यांश डिपेंड कर रहा हो, उसको अलग लिख लीजिए। वो क्या बन जाएगा आपका? वो आपका एक प्रकार का शीर्षक हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जरूरी नहीं कि शीर्षक आपसे पूछा ही गया हो। अगर शीर्षक नहीं भी पूछा जाता है तब भी आप एक शीर्षक निकाल लीजिए उसका। क्यों निकाल लीजिए? क्योंकि अगर आप शीर्षक निकाल लेंगे तो जब आप इसको संक्षिप्त कर रहे होंगे या जब इसका भावार्थ लिख रहे होंगे, उस वक्त आप कभी भी अपने मूल विचार बिंदु से, जो गद्यांश में पूछा गया है, उससे कभी भी आप डेविएट नहीं करेंगे ना। तो ये जो डेविएशन से बचने का, है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस गद्यांश की जो थीम है वो निकाल ली जाए, वो शीर्षक निकाल लिया जाए। और ये शीर्षक आप 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, है ना, तो अच्छा शीर्षक वैसे एक शब्द से लगा के 3 शब्द होता है, लेकिन आप 5 शब्द तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो एक शब्द से लगा करके 3 शब्द के बीच का कोई एक शीर्षक निकाल के और उसको भी लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में ही। ये 2 काम बड़े आराम से हो गए। तो पहले आपने शब्द गणना कर ली और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको ध्यान से पढ़ा और पढ़ के उसका जो थीम है वो लिख लिया, जिससे कि आगे डेविएट ना हो, किसी प्रकार का डेविएशन ना हो। अब आप वो तीसरे फेज में जाते हैं। तीसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। ये फेज ही आपके संक्षेपण को एक रास्ता पकड़ा देगा, क्योंकि इसमें अब आपको अपने पेन पेंसिल जो कुछ भी है उसको उठा करके और फिर से एक बार इसको पढ़ना है, और पढ़ते समय आपको इसमें रेखांकन अपनी तरफ से करना है। यह वास्तव में एलिमिनेशन का फेज है, ये एक प्रकार से विलोपन का फेज है, विलोपन का चरण है। इसमें आप क्या रेखांकित करेंगे? या तो आप रेखांकित करिए कि क्या आपको लिखना है, क्या क्या इसके मूल तत्व लिखने हैं, या फिर यह रेखांकित कर दीजिए कि क्या क्या इसमें से हटाना है, क्या विलुप्त करना है। ज्यादा आसान होता है इसमें हटाने वाला पार्ट, क्योंकि क्या लिखना है ये तो अभी आपके दिमाग में बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन क्या हटाया जा सकता है ये क्लियर होगा। क्या क्या हटाया जा सकता है? इसमें से हटाना है आपको पुनरुक्ति, है ना, जो भी रिपीटिशन किया गया हो, जो भी उसमें चीजें रिपीट की गई हो, है ना, उसमें से आप जितने भी मुहावरे वगैरह हैं इनको हटा सकते हैं। और साथ ही आपको हटाना चाहिए उसमें से जो भी किसी भी बात को लेकर के उसमें व्याख्या की गई हो। ये खास तौर से 3 चीजों को आप वहां से हटा दीजिए, है ना। ये भी हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं।
जैसे मान लिया ये कहा जाए कि व्यक्ति को निराशावादी नहीं होना चाहिए, उसके आगे लिखा हुआ है वास्तव में निराशा आशा का शमन करती है, क्योंकि निराश व्यक्ति वो हमेशा नकारात्मक रूप से ही सोचता रहता है। अब देख रहे हैं इसमें व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, इसी बात को लेकर के उसकी व्याख्या की जा रही है, ठीक है। या फिर कहीं पर कुछ कर दिया गया, क्या दांत खट्टे कर देना, कहीं पे आया ये मुहावरा, और साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ है कि अर्थात ना किसी भी व्यक्ति को इस तरह से उसको परास्त करना कि वो कभी भूल ना पाए, है ना। इस तरह की चीजें, तो आप यहां पर भी क्या आप देख रहे हैं कि उसी की पुनरुक्ति हो रही है या फिर उसकी व्याख्या हो रही है ना। तो जहां कहीं भी आपको दिखाई पड़े अर्थात सॉरी अर्थात दूसरे शब्दों में, है ना, पक्षांतर से, है ना, ऐसा पुनश्च, इस तरह के शब्द जैसे ही आए उसके आगे का जितना भी हिस्सा होगा उसको तुरंत आप समझ लीजिए कि ये हमारे लिए एलिमिनेट करना है, इसको हम संक्षेपण में नहीं लाएंगे, है ना। तो इस तरह से उन चीजों को रेखांकित करिए, और रेखांकित करके क्या रेखांकित करिए, क्या पुनरुक्तियां हुई हैं, क्या मुहावरे या कहावतें आई हैं, उसमें क्या व्याख्या की गई है, इनको तुरंत हटा दीजिए। जब इनको आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो गद्यांश है वो ऐसे ही काफी छोटा हो चुका है ना। तो इसलिए तीसरा फेज हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चौथे फेज पर जाते हैं। जो चौथा फेज है आपका, उसमें आपको अब अपना संक्षेपण या भावार्थ जो कुछ भी है उसको आपको एक तरह से रफ करना है। यानी अब आपको एक प्रकार से जो रफ राइटिंग है, रफ लेखन है, ये करना है, कच्चा लेखन करना है ना। तो रफ का लेखन करिए। अब रफ लेखन हमने क्यों कहा आपसे? रफ लेखन आपसे इसलिए कहा क्योंकि इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप संक्षेपण या भावार्थ लिख रहे हैं तो उसे अन्य पुरुष की शैली में लिखिए, है ना। अन्य पुरुष समझते होंगे आप, जिसमें कि मैं और तुम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं, तुम, आप, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे किसी तीसरे के लिए लिख रहे हैं, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, प्रार्थी निवेदन करता है ना, मैं निवेदन करता हूं नहीं होता है ना, प्रार्थी का कहना है। तो इस तरह से जो अन्य पुरुष की शैली है, इस अन्य पुरुष की शैली को अपनाना होता है आपको, ठीक है ना। जैसे कि आप संस्कृत में जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं ना कि प्रथम पुरुष होता है ना, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की शैली नहीं, बल्कि प्रथम पुरुष की शैली यानी अन्य पुरुष की शैली। इसी शैली में हमेशा, है ना, पत्र लेखन किया जाता है, इसी शैली में आपको लिखे जाते हैं इस प्रकार के संक्षेपण भावार्थ। केवल मैं शैली या जो उत्तम पुरुष की शैली होती है उसका प्रयोग केवल निबंध में किया जाता है ना। तो यहां पर आप अन्य पुरुष की शैली में उसे लिखेंगे, जिससे क्या पता चलेगा, इसी से आपको तटस्थता पता चलेगी। यानी आपका जो लेखन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, है ना। आप अपनी चीजों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करें। तो इस तरह से ये तटस्थ लेखन होना चाहिए, इसी को कहा जाएगा रफ लेखन। ये चौथा चरण है। तो तीसरे चरण में आपने देखा कि वो गद्यांश काफी छोटा हो चुका है। चौथे चरण में आपने जो कुछ बचा एलिमिनेशन के बाद उसको लेकर के आपने अपने शब्दों में, यानी शब्द बदल दिया, आप उसी शब्दों के पर्यायवाची लिख रहे हैं और उसके आधार पर आपने एक रफ लेखन कर लिया। जब ये रफ लेखन हो जाए तो फिर अंतिम और सबसे निर्णायक चरण आता है पांचवा, जिसमें आपको देखना होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया था, शब्द सीमा निर्धारित की थी। शब्द सीमा कितनी दी थी हमने, 100। तो अब हम ये देखें कि जो रफ लेखन हमने किया है वो कितना है। अब स्वाभाविक है कि इसमें 3 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो 100 ही होगा, या उसमें से कुछ प्लस हो गया होगा, या माइनस हो गया होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्लस हो गया है तो उसमें आप ये देखिए कि क्या इसमें से हटा सकते हैं। अगर कम हो गया है तो फिर मूल गद्यांश पर जाइए, सोचिए कि इसमें कौन सी चीज छूट गई है, उसको हम, या कौन सी चीज गौर समझ करके हमने छोड़ दिया है, उसको इसमें फिर से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उतना शब्द आपका निकल आए। अगर ऐसा है तो आपका चौथे चरण में ही एक काम पूरा हो गया। तो ध्यान रखना है आपको कि पांचवा चरण सिर्फ आपको उसको कह सकते हैं कि सांचे में ढालना होता है। जो आपने रफ लेखन किया है उसको अंतिम सांचे में ढालना होता है। अब यहां एक बहुत ही बारीक बात,
जो हमने शब्द सीमा तय की है 1/3 यानी 33.3% संक्षेपण के लिए, जैसे यहां पर हमें लिखा है 100 शब्द, ये बहुत ज्यादा अगर कम ज्यादा हो सकती है तो ये प्लस माइनस कितना हो सकता है, केवल 3 शब्द। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि 3 शब्द से अधिक कभी भी कम या ज्यादा ना हो। यानी 100 शब्द अगर आपका निकल के आया है, इसकी जो सीमा है, इसकी वर्ड लिमिट है, अगर वो 100 शब्द निकल के आई है तो आप 97, 98, 100, 101, 102 ना, इतना ही आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अन्यथा स्थिति में इसमें मार्क्स काटने के पूरे प्रोविजन होते हैं, पूरे प्राविधान किए गए हैं। तो ये हुआ आपका कि किस तरह से आप संक्षेपण और भावार्थ लिखेंगे और किस तरह से उसका शीर्षक निकालेंगे। अब आपने देखा कि जो शीर्षक है वो तो यूं ही निकल के आ गया है ना। अब वो लिखना हो तो भी ठीक है, नहीं लिखना हो तो भी ठीक है, दोनों स्थितियों में शीर्षक आपके पास आपको साथ लेना ही लेना है। ठीक है, अब अंतिम बात आते हैं कि रेखांकित शब्दों की हम व्याख्या कैसे करेंगे। तो रेखांकित शब्द जो होते हैं, क्योंकि इन सभी के माध्यम से देखा जाए तो किया क्या गया है, किया यह गया है सिर्फ कि आपकी संक्षिप्त करने की जो सामर्थ्य है वो देख ली गई। अब रेखांकित की जो व्याख्या है, इसमें आपका देखना होता है उन्हें कि आप किस तरह से उसको एलेबोरेट भी करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन 2 सवालों के अंदर या एक सवाल के अंदर है ना, वो आपके लेखन की दोनों ही सामर्थ्य देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप बड़ी चीज को छोटा कर लेते हैं और किस तरह से छोटे को बड़ा कर देते हैं, है ना। किस तरह से सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा और किस तरह से विकट रूप धर लंक जरावा, है ना। ये दोनों चीजें आपको करनी होती हैं रेखांकित के माध्यम से। ठीक है ना। तो रेखांकित की व्याख्या। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास वर्ड्स खुले हुए हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि वर्ड्स तो खुले हुए हैं लेकिन पेपर भी खुला हुआ है, आगे पेपर भी लंबा है। तो इसलिए आपको यहां पर कुछ अपने से क्राइटेरियाज बनाने होंगे। ये आपकी स्पीड पर निर्भर करता है, आपकी लेखन शैली पर निर्भर करता है, लेकिन नॉर्मली जो हमारी सोच है, हमारा विचार है वो ये कि जो भी अगर आप सामान्य राइटिंग में लिख रहे हैं तो जो कुछ भी आप रेखांकित की व्याख्या, तो एक रेखांकित को आप 75 से लगा करके 100 शब्दों के बीच में लिखें, है ना। और एक बार में ही देख लीजिएगा कि वो आधा पेज होता है, 1 पेज होता है, कितने, जो उस पेज पर मत जाइए, आप शब्दों पे जाइए कि 75 से 100 शब्दों से अधिक ना हो। और इसी में जो भी रेखांकित की बात आई है उसको उसके प्रसंग के साथ जोड़ करके, क्योंकि वो पूरे पैराग्राफ का एक हिस्सा भर नहीं है, वो अलग नहीं है बल्कि पूरे पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट लेते हुए जो कुछ भी आप उसका मूल भाव है उसी का विस्तारण कर देंगे, उसी की व्याख्या कर देंगे, उसी को बढ़ा देंगे। और ये बढ़ावा, क्योंकि वो आपका कितना होगा, 10-12 शब्द का एक रेखांकित होगा, उस 10-12 शब्द को पहले आपने हेडिंग में डाला, अंडरलाइन की, और उसके बाद फिर आपने व्याख्या की शीर्षक डाल करके, व्याख्या की हेडिंग डाल करके और उसे 75 से 100 शब्दों के आसपास लिखने की शुरुआत कर दी। अब आपको यहां पर अगर बहुत बढ़िया नंबर लेना है तो एक छोटा सा काम करना होगा। काम यह करना होगा कि आप इसी शब्द सीमा के अंदर उस मूल बात की व्याख्या करने के साथ साथ कोई अगर आप एक उदाहरण, है ना, या कोई उद्धरण अगर आप दे देते हैं, है ना, कोई आप कोटेशन दे देते हैं, किसी प्रकार का एक संक्षिप्त कोई छोटी सी 2-3 लाइन की कहानी आप उसमें बता देते हैं, कोई प्रसंग बता देते हैं, ऐसा प्रसंग जो रामायण का, महाभारत का, यानी मिथिकल हो, मिथोलॉजिकल हो, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन से हो या करंट अफेयर से हो, क्योंकि ऐसा उदाहरण दीजिएगा जो उसको भी पता हो, है ना। अपने क्षेत्रीय या अपने घर का उदाहरण नहीं देना है, तो स्वाभाविक है कि सबसे बढ़िया होता है करंट अफेयर या नेशनल मूवमेंट से देना, क्योंकि ये सबके लिए एक सामान्य होता है और बहुत ही तटस्थ रहता है। तो वहां से कोई अगर उदाहरण या उद्धरण अगर आपसे बनता हो तो वो उद्धरण या उदाहरण दे दीजिए, साहित्य से दे दीजिए। ये जैसे अभी हमने रेखांकित की व्याख्या करते समय आपको छोटा सा एक चौपाई का हिस्सा सुनाया, उस तरह से कहीं से खत्म कर दीजिए, किसी कोटेशन से खत्म कर दीजिए, और वो इतना सारगर्भित कोटेशन हो कि वो सारी बातों को लेकर के अपने आप में ब्लिंक कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण के साथ अगर आप रेखांकित की व्याख्या करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जनरली 3 से 5 रेखांकित होते हैं, है ना। अगर आप 75 से 100 शब्दों को लिखेंगे तो मैक्सिमम 500 शब्द होंगे, और उन 500 शब्दों को 5 उदाहरणों के माध्यम से एक एक करके अलग अलग
है ना, स्पष्ट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इस काम को आराम से कर पाएंगे। तो इसलिए आप न केवल भावार्थ और संक्षेपण में अच्छे मार्क्स पाएंगे, बल्कि जो रेखांकित और ये व्याख्या है इस पर भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, अगर आप इन कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखते हैं तो। थैंक यू दोस्तों।